Hello everyone, welcome to the We Can. Today we will start the chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. First of all, before we understand the globalization and the relation between economy and globalization, first of all we have to understand what is globalization. Okay, then globalization is a process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. मीन्स ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जो किससे होता है, जो वर्ल्ड की जो सारी कंट्रीज़ हैं आपस में जो इंटर एक्सचेंज करती हैं, किन का? चीज़ों का, आइडियाज़ का, व्यूज़ का, किसी भी कल्चरल चीज़ का या कोई न्यू टेक्नोलॉजी का, किसी भी इस चीज़ का अगर इंटर एक्सचेंज करती हैं तो वो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। और मतलब जैसे सपोज़ आप एज ए कंज्यूमर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। सपोज़ मोबाइल फ़ोन्स, आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ के आप मोबाइल देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं आप। चाइना मेड आजकल कितने मोबाइल चल रहे हैं। तो आपके पास अगर ये इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है विच इज़ कॉल्ड MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, कि आप आकर हमारे देश में यू कैन ट्रेड, तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकता था कि आप चाइना जाके मोबाइल जाते चाइना लेना है? ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी इंडियन जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी उनको यहाँ पर बिजनेस करने की, और उस बिजनेस से मतलब उन्होंने आपस में इंटरचेंज किया, एक्सचेंज किया कि हाँ आप आकर हमारे यहाँ ये बिजनेस कर लीजिए। इंडिया से कई लोग वहाँ बिजनेस करने गए या ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में गए। तो चाइना का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो आपके सामने इतने सारे मोबाइल्स के ऑप्शन आ गए, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये ऑप्शन जो आपके सामने बढ़े हैं, ये किस रीज़न से बढ़े हैं? ये ग्लोबलाइजेशन के रीज़न से बढ़े हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इतने ऑप्शन और इतना सब कुछ लोगों के सामने नहीं आता। तो और ये हुआ कैसे है, ये MNC जो होती है, तो MNC ने मतलब प्लेड अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। MNC को आपको समझना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनीज जो होती हैं, क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी? कोई भी एक कंपनी है, अगर वो एक पर्टिकुलर कंट्री और एरिया के अलावा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगह अपनी कंपनी के ऑफिसेज चला रही है और एज वेल एज द प्रोडक्शन भी कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। सिर्फ ऑफिसेज हैं वो नहीं, जहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। सपोज जैसे मेरी एक कंपनी है शूज़ मेकिंग की, या अपनी सिटी में मेरी एक कंपनी है और मैंने अपने बिजनेस को, शू की कंपनी को, बहुत अच्छा चल रहा है मेरी कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट हो रहा है और मैं इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ। आई वांट टू एक्सपेंड इन, और आई वुड लाइक टू एक्सपेंड इन चाइना एंड तिब्बत। मैं वहाँ 2 जगह की करना चाहती हूँ। तो मैं अपने वहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले वहाँ की सिचुएशन को फाइंड आउट करूँगी कि मैं इसके लिए मुझे क्या चाहिए। वहाँ पर चीप रेट में, कम रेट में मुझे लैंड मिल जाए, जगह मिल जाए, वर्कर्स मिल जाए चीप रेट में, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए वेल स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन पर्सन मिल जाए, और ऑफिस वर्क को हैंडल करने के लिए कुछ IT से रिलेटेड पीपल, इंजीनियरिंग और इस तरह के पीपल मुझे अवेलेबल हो जाए चीप रेट पे। ये सारा मैं इसको पहले स्टडी करके और फिर वहाँ पर भी अपनी एक खोलूँ फैक्ट्री, कंपनी के ब्रांच वहाँ पर भी खोलूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो फिर ये मतलब इसका यही होता है रीज़न, MNC का जो मेन एम यही होता है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं उसको कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना, यही एक मेन है इसका। MNC का सबसे बड़ा एम यही है। पहले समझना होगा कि एक दूसरी कंट्री के बीच में बिजनेस करना, फॉरेन ट्रेड जो कहलाता है, वो एक अलग चीज़ है, और
ये ग्लोबलाइजेशन अलग चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। जो फॉरेन बिजनेस है, फॉरेन ट्रेड है, वो तो ये डायरेक्ट ये होता है कि भाई आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी, उसके बदले में आपने मनी ले ली है, जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से करिए। ग्लोबलाइजेशन होता है आप इंटर एक्सचेंज कर रहे हो उस चीज़ को, आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को, व्यूज़ को, पर्सनस को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरी कंट्री में जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इतना ज़्यादा। तो ये बिजनेस अलग चीज़ है, बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन अलग चीज़ है। समझ गए ना, दो अलग चीज़ है। और ग्लोबलाइजेशन में देर इज मतलब वन थिंग, अनदर सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी अमॉन्ग द कंट्रीज आर द पीपल हु आर मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, इनकम एंड एजुकेशन। ना सिर्फ आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और कल्चरल थिंग्स और टेक्नोलॉजी, ये सब भी नहीं होता, इसके अलावा पीपल भी मूविंग करते हैं। मूविंग फॉर व्हाट? फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ये होता है, ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री। ट्रेड में क्या होता है, हमने एक्सचेंज किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ये होता है। ग्लोबलाइजेशन में मतलब लोग आइडियाज़, एस्पेक्ट सब मूव कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री, जैसे एस्पेक्ट्स हैं उनकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से, ये है ग्लोबलाइजेशन, है ना। अब और आगे समझेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मीन्स colonies such as India है, exported raw materials and food stuff and imported finished goods। वहाँ से रॉ मटेरियल अपने यहाँ से भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर जो फिनिश्ड वो तैयार जो है स्टफ़ है उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ट्रेड वॉज द मेन चैनल connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporation or companies emerged on the scene. मल्टीनेशनल कंपनी का जो है बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। जहाँ जहाँ जिस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है उसको फैलाने में, उस चीज़ को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो एमएनसी का है। ओके, as I said, what is MNC? MNC is a company that owns or control production in more than one nation। एक ही नेशन में नहीं होके और बहुत सारे, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 20 25 जितने भी नेशन में उनका अपना प्रोडक्शन भी होता है। मतलब MNC सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। एज वी डिस्कस्ड कि MNC क्या होती है, वहाँ पर पूरी रिसर्च करती, फिर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को सेटअप करती जहाँ पर उन्हें चीप लेबर और ये सब मिल जाए, उनका प्रॉफिट बढ़े। मैंने बताया MNC का एक ही है कि जहाँ पर प्रोडक्शन की या रेट है जो किसी भी फिनिश स्टफ़ की, वो तो कम होनी चाहिए ताकि आप मार्केट में उसको कम उसमें बेचेंगे रेट पे, तो और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। यही एक एम है MNC का। और मतलब दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। बता दिया मैंने कि यही इसका एक वो है एम। द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, देयरफॉर प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। मीन्स MNC से क्या होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है फिनिश्ड और तैयार माल को ग्लोबली सेलिंग कर सकती हैं, पूरे विश्व में मतलब वो अपने अच्छे तैयार माल को बेच सकती हैं, उनके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो प्रोडक्शन होता है और उसको प्रॉफिट जो है वो अगर कोई अच्छा मैनेज कर ले तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। MNC जो कॉन्सेप्ट है एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है MNC का। ये इसकी वो मेन की पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर NCERT, Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe, and India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production
It also has educated English speaking youth who can provide customer care service, and all this probably can means 50 or 60% cost savings for the MNC. Means जहाँ जहाँ सपोज ये कंपनी अमेरिका की है, अमेरिका में जो साउथ अमेरिका में, मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में वो मार्केट उनके बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ वो एक कंपनी अपनी वहाँ खोलेंगे। एक ऑफिस या जो प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चर सेक्शन है वो इंडिया में खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में उन्हें आईटी सेक्शन से रिलेटेड इंजीनियर वगैरह लोग काफ़ी आसानी से चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो कस्टमर केयर जो सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड होगी, उसके लिए भी वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सपोज कोई एमएनसी कंपनी जो इस तरीके का बिजनेस करती है, तो वो ये कैसे कर रही है, पूरे वर्ल्ड में क्यों फैला रही है, क्योंकि उसके अपने अपने एस्पेक्ट है कि भाई इस नेशन में हमें ये अच्छे से मिल जाएगा, इस नेशन में ये हमें कम रेट में मिल जाएगा, चीप रेट में मिल जाएगा। मतलब जहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जहाँ फेवरेबल होंगी उस हिसाब से वो अपनी जो है प्लानिंग तैयार करते हैं। और इस सब में क्या होता है, 50-60% कॉस्ट सेविंग हो जाती है एमएनसीज की। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट वो कमाते हैं। सेकेंड टॉपिक इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। Means MNC looks for government policies that look after their interest, and the money that is spent by to assist such as land, building, machines and another equipments is called investment, and an investment made by MNC is known as the foreign investment. ठीक है, व्हाट इज़ दैट मीन्स कि अगर कोई एमएनसी कंपनी, सपोज अपनी कोई कंपनी है, इंडिया से अपन रिलेट करते हैं, और यूएस में अपन इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री का मतलब ये है कि आप किसी और कंट्री में जाकर बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ जो है अपनाएंगे। आपकी एक अपनी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो सबसे पहले आपका यही होगा कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ की जो एक्सपेक्टेशन हो उसको समझें। उसको समझने के लिए आपको लोकल जो है उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इंडिया से यूएस में कर रहे हैं या यूएस से यूरोप में कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और वो सेटअप, एमएनसी का सेटअप प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं उस कंट्री के जहाँ पे भी हम सेटअप कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर जॉइंटली एक सेटअप करेंगे हम। उसके लिए क्या दो फायदे हो सकते हैं उन लोगों का। हमारा तो फायदा है ही, जैसे हमारी तो कंपनी है एमएनसी, हम तो जानते हैं हमारा क्या प्रॉफिट है। उनका क्या प्रॉफिट हो सकता है, फर्स्ट तो ये है कि एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उनको और फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। किस लिए, नई नई तरह की मशीन्स खरीदने के लिए जिससे जो है प्रोडक्शन फास्टर होगा, या और भी जो दूसरी चीज़ें इक्विपमेंट खरीदने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी जो फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए उनको कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है अगर जॉइंटली कोई काम कर रहे हैं तो। और सेकंड उनको ये और मतलब प्रॉफिट हो सकता है कि जो बाहर से कंपनी आ रही है तो ऑफ कोर्स फॉरेन में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे हमारा इंट्रोडक्शन हो, तो हमारे प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चर पे फ़र्क पड़े, उसकी स्पीड पे, उसकी क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना जो है कनेक्शन करवाएं, ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एमएनसीज जो करती हैं वो ये करती हैं, मतलब दे इन्वेस्ट टू वॉट, टू बाय अप लोकल कंपनीज, ना कि उनके साथ कोई जॉइंट जेस्चर करती हैं, बल्कि उनको कंपनी खरीद लेती है। लोकल कंपनीज़ को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे छोटी छोटी कंपनियां जो हैं खरीद लेती हैं और क्या करती हैं अपने हिसाब से, मतलब अपन फिर वो जब उनके ओनर वो हो जाते हैं, एमएनसी वाले लोकल कंपनीज हो जाते हैं, तो अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। और मतलब उनकी मतलब इतना ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, मतलब दिस एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स। मतलब कुछ जो छोटे देश हैं जो डेवलपिंग है, अभी सिर्फ विकास कर रहे हैं, उनके पूरे बजट के बराबर एक कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, टर्नओवर हो जाता है, कुछ एमएनसीज जो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल फूड्स, बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, एमएनसी है ये। तो इसने क्या किया, इंडियन जो
कंपनीज पारक फूड्स है उसको इन्होंने खरीद लिया। और जो पारक फूड है उसके इंडिया में वैसे ही बहुत सारी चेन थी, रेस्टोरेंट्स की चेन ऑफ रेस्टोरेंट थी, उसको उन्होंने खरीद लिया। तो अब ये किसके कंट्रोल में आ गई? ऑफ कोर्स कारगिल फूड्स के कंट्रोल में आ गई है। पारक की जो भी फूड्स की चेन्स थी, रेस्टोरेंट थे, तो अब जो भी मतलब फूड चेन्स थी और ऑयल जो रिफाइनरीज थी उनकी 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी, तो वो सब किसके कंट्रोल में आ गई? अब कारगिल के कंट्रोल में आ गई। और उसका प्रॉफिट अब कौन ले रहा है? कारगिल लेगा। वो अपने हिसाब से इसमें प्रोडक्शन करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के होंगे। तो यू कैन इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द MNC. And there is another way in which MNC control production. Large MNC in developed countries place orders for production with small producers. Producers of what? Garments, footwear, sports item are example of these in kind of industries. तो इस फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें कितनी सारी फुटबॉल्स यूज़ होती हैं। तो इस किसी मल्टीनेशनल कंपनी को जो फीफा ने है इसका ऑर्डर दे दिया, उस मल्टीनेशनल कंपनी ने फर्दर जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको ये ऑर्डर दे दिया है। तो इस यू कैन सी द पिक्चर वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज MNCs। यानी कि मालूम ही नहीं है जो फुटबॉल यूज़ हो रही है वर्ल्ड कप में वो कहाँ से बन के आई। ये इतने मतलब लोकल लेवल पे भी प्रोडक्शन होके फिर वो सप्लाई हो जाता है MNC को, और MNC अपने ब्रांड के अपने लेबल के अंडर में उसको अपनी खुद की रेट पे मनचाही रेट पे बेचते हैं इंटरनेशनली। ये जितनी चाहे रेट लगाएं, जबकि प्रोडक्शन तो उसका यही हुआ है। ये MNCs की पॉलिसीज़ है। तो एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्प्रेस्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, यानी पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से जुड़ गई है। और इसका जो प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ लोकल कंपनीज और प्रोड्यूसर्स कंप्लीट किया जाता है। एक एग्जांपल और है फोर्ड मोटर फॉर एग्जांपल, अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने दे एंटर इन द इंडिया इन 1995 विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि खुद एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जीप्स और ट्रक्स बनाते हैं। उनके साथ मिलके उन्होंने कंपनी शुरू करी और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट शुरू किया फोर्ड की कारों का, और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। तो इस तरीके से कैसे फोर्ड ने अपना मतलब ऑफिस कहाँ अमेरिका की कंपनी कहाँ इंडिया में आकर, तो ये हुआ ना MNC ने यहाँ पर अपना एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली लोकल के साथ मिलके, ना कि उसको खरीदा है, मिलके जॉइंटली। जो मैं फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि जॉइंट जेस्चर होना चाहिए, वो किया और सक्सेसफुल रहा। ये है इसका एग्जांपल। ओके, थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। मीन्स these foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. Means जो कोई कंपनी है वो अपने मार्केट में बिजनेस करने के अलावा अपने फिनिश्ड और तैयार स्टफ को फॉरेन में भी भेज सकती है, फॉरेन मार्केट को भी यूटिलाइज कर सकती है, वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। ओके, ग्लोबलाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। Again, I'm saying foreign trade is a different thing. For example, Chinese toys. तो इंडिया में आपको पता है कि मतलब पहले जो टॉयज़ वगैरह की जो बिजनेस था, जो इस तरह की इंडस्ट्री थी, बहुत महंगी थी। वहाँ पे टॉयज़ जो थे बहुत महंगे मिलते थे, तो हर एक किसी की अप्रोच में नहीं था कि सब तरह के टॉयज़ को खरीद लें बच्चों के लिए। ये तो क्या किया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जब ओपन अप किए अपने जो रूल्स थे वो बिजनेस को लेकर, जब उन्होंने वो सारे रूल्स को फॉरेन की जो पॉलिसीज़ थी, फॉरेन बिजनेस की पॉलिसीज़ को चेंज किया और उन्होंने अलाउ किया फॉरेन कंपनीज़ को कि यू कैन कम एंड start your company or manufacturing
सेक्टर्स वॉट एवर इन आर कंट्री इंडिया। तो जब ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ कि जो दूसरा माल, चाइना का ही एग्जांपल ले रहे हैं अपन, चाइनीज टॉयज का ले रहे हैं। तो जो चाइनीज टॉयज जब मार्केट में आए तो वो तो चीपर रेट पे अवेलेबल हो गए लोगों को। तो उन्होंने मतलब बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट्स। Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Chinese toys ने without taking any time जो इंडियन मार्केट को रिप्लेस कर लिया, क्योंकि वो जब एज ए कंज्यूमर आप देख रहे हो कि आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं टॉयज़ की या किसी भी चीज़ की, एग्जांपल दिया है मैंने मोबाइल का भी, वो, और आप क्या करोगे इन 3 पॉइंट्स से करोगे कि आप सबसे पहले प्राइस चेक करोगे, इसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, ये चेक करोगे, कंपेयर करोगे। फिर आप उसकी क्वालिटी देखोगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये कंपेयर करोगे ना, तो आपको ये लगेगा तो फिर ये ले लो ना। तो इस तरीके से इतनी जल्दी जो है फॉरेन जो चाइनीज़ टॉयज़ की वो थी, उन्होंने इंडियन उसको रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड टू एक्सपेंड द चॉइसेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। आपके सामने अगर मतलब 10 चॉइस हैं तो आपको उसी में से चूज़ करना, और आपके सामने 15 ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको 5 और मिल जाएंगे कि इसमें से भी चॉइस कर सकते हैं। तो ये है ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी उसमें रोल होता है कि ट्रांसपोर्टेशन और सब जोड़कर भी चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं इंडियन टॉयज़ से सस्ते हैं। तो ये फिर इंडियन टॉयज़ के जो सेलर थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको कितना नुकसान हुआ होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की सोचने की बात थी। खैर, प्रोड्यूसर्स इन द 2 कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। पॉजिटिव में देखो आप, अगर कि काम फॉरेन कंट्रीज़ आ रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं तो इसको हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है इंडियन कंपनीज अगर लें। और नेगेटिव में ये है कि हमारा जो लोकल प्रोडक्ट्स का जो बाज़ार है, मार्केट है, उसको नुकसान पहुंचता है। ये है, इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं। Next point is, what is globalization? Globalization, of course I have told you, is the process of rapid integration or interconnection between countries. कंट्रीज़ के बीच में जो है इंटरकनेक्शन है और एक्सचेंज है, इंटीग्रेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. More and more goods and services and investments and technology are moving between countries. Suppose कोई नई टेक्नोलॉजी है जापान में हुई है, इनमें इन्वेंट हुई है जापान में, और उससे उन्होंने बहुत नई सी कोई सपोज गाड़ी, कार की कोई नया इन्वेंशन उन्होंने इंजन का किया है जापानीज़ कंपनी ने, और अब उसके लिए उस इंजन को इंडिया ने इंपोर्ट किया। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हुआ ना, टेक्नोलॉजी जापान से इंडिया मूव हुई ना। तो ये मूविंग जो करना गुड्स का, सर्विसेज का, लोग सर्विस करने जाते ही हैं, काम की तलाश में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इंटरनेशनली फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने अभी बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप दूसरी कंट्री में जाकर दूसरे लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर आप इन्वेस्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, मशीन्स खरीदनी है, चीप लेबर लेना है, इक्विपमेंट लेने हैं, व्हाट एवर इट इज़। तो ये क्या हो रहा है, ये मूविंग हो रही है, मूविंग फ्रॉम one country to another, that is globalization. And MNC play a major role in promoting globalization. मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं किसको बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। क्योंकि वो क्या कर रही है, ऑफ कोर्स एमएनसी वही होती है जो एक कंपनी के अलावा एक
एक में नहीं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है जिनके अपने ऑफिस, फैक्ट्रीज, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एमएनसी। तो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि दूसरे नेशन में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। और किसका इन्वेस्ट कर रही है? वो गुड्स का भी कर रही है, सर्विसेज का भी कर रही है, फाइनेंशियल कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये एमएनसी का बहुत बड़ा रोल है। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। पीपल भी मूव कर रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं, पीपल भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन द सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन है, बेटर जॉब्स है, बेटर इनकम है, ऑफ कोर्स। तो जहाँ पे बेटर चीज़ मिलेगी, लोग वहीं तो मूव करेंगे, यही तो है ना। तो ये इसका मेन एस्पेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में, उसको प्रमोट करने में बहुत हेल्पफुल है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। जहाँ जहाँ जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में ऑफ कोर्स हेल्पफुल है। मतलब कहीं कंप्यूटर ही लोग जानते ही नहीं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या है प्रिंटिंग, क्या है ये सब, और कहीं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो ऑफ कोर्स उस चीज़ का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना ग्लोबलाइजेशन पे। ये आपको पता रहेगा कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इसको बहुत इफ़ेक्ट करती है। सेकंड है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स फास्टर। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। सपोज कंपनीज अपना सब स्टफ़ है जो प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो उसका क्या करेंगे, जब अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनली भी आपको पता ही कि कई कंपनीज जो इसकी भी कंपनी के सिर्फ वो जो सामान है, गुड्स है, उसका जो है ट्रांसपोर्ट करती है इंटरनेशनली बाय एयर। तो ये ऑफ कोर्स जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होगी या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी, तो वो वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा उसको। एंड द थर्ड इज डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रोट रिमार्केबल चेंजेस इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैंने बताया है कि कंप्यूटर्स हैं या मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी नॉलेज है स्प्रेड हो रही है, जो भी मैसेजेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो वो कैसे होगी अगर कहीं पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है तो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करेगी। एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। ऑफ कोर्स आईटी की वजह से जो है कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया, वरना पहले तो लोग लेटर लिखते थे, लेटर जाने कितने दिन में पहुंचता था, फिर तार हुआ, और अब तो 1 सेकंड में मैसेज और लाइव वीडियो कॉलिंग और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कितना इजी हो गया ये सब, किस वजह से? इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, तो दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ऑफ कोर्स आपको पता है ये सब सैटेलाइट से चलते हैं। तो इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। ऑफ कोर्स इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं ईमेल भेजने के, और ये अगर हमने कोई प्लान लेके रखा है तो उसमें आपको नॉलेज है इस सब चीज़ों की कि आईटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। मतलब व्हाट इज़ ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स होते हैं कि गवर्नमेंट, किसी भी नेशन की गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ को जो है बनाती है टू प्रोटेक्ट देयर लोकल प्रोड्यूसर्स। वो करने के लिए जो है गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है,
उसको हम बैरियर्स कहते हैं, ट्रेड बैरियर्स के मतलब आप हमारे देश में कितना मतलब कर सकते हैं एक्सपोर्ट, हमारे मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश में कितना इम्पोर्ट होगा तो क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस इस तरीके की पॉलिसीज़ हुई थी कि किस तरीके से हम अपने लोकल फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चर को कैसे बढ़ाएंगे अगर हम बाहर से ही इंपोर्ट करते रहेंगे तो। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि ट्रेड बैरियर्स के जो है रूल्स अपनाए थे। तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। नहीं तो ऐसा हो जाएगा हमारे ही देश में सब फॉरेन कंट्रीज ही करेंगी और लोकल जो हमारा है जिसे हम लघु उद्योग और ऐसे कहते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। तो आज़ादी के बाद कुछ टाइम के लिए ट्रेड बैरियर्स को यूज़ किया गया था एंड आफ्टर 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस वर मेड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फिर बाद में फॉरेन पॉलिसीज़ को, फॉरेन कंपनीज को परमिशन दी गई कि यस यू कैन कम एंड बिजनेस। तो इट वॉज मीन टू कम्पीट विद द ग्लोबल वर्ल्ड। जब हम थोड़ा सा खुद ऑन फुट हुए कि हाँ हम खुद भी कुछ अपना कंपनी बना रही हैं, ये है, तो ये पॉलिसी अपनाने से 1991 में क्या हुआ, हमारा कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे हो गया। बाहर की कंपनीज भी आएंगी, वो भी अपने मटेरियल रखेंगे और हमें कंज्यूमर को इम्प्रेस करना है उसको कि वो हमारा माल खरीदे ना कि वो उनका माल खरीदे। तो इस तरीके से अगर हेल्दी कंपटीशन के उस पर लेंगे तो यही होगा, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये इसी में ही आएगा। बैरियर्स जो थे ना, ट्रेड बैरियर्स, तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जो ट्रेड बैरियर्स है जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं उनको जब हटाया जाता है, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, है ना। और टैक्स बैरियर और इन सब के दो प्रोसेस मैंने बता ही दिए कि वो क्या करती हैं, कस्टम ड्यूटी जो होती है आपने सुना होगा वो लगाते हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ टॉयज़ का ही ले लीजिए कि इंडिया के जो टॉयज़ थे और उनके सामने चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं बहुत चीपर रेट में अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में हो रहे हैं। और अगर आज इंडिया की गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स के तौर पर उन पर बहुत हाई लगा दे उनके ऊपर टैक्स, तो अपने आप या कोई फिक्स कर दे रेशो के पर चाइना से जितने भी टॉयज़ होंगे पर टॉयज़ पे इतना टैक्स लगेगा, 10% लगेगा, 20% लगेगा। ये तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चाइनीज़ टॉयज़ की रेट बढ़ जाएगी। एमएनसीज जो है ऑफ कोर्स वो कोई नुकसान तो उठाएंगे नहीं, वो तो प्रॉफिट के लिए ये सब कर रही हैं, तो वो अपने आप टॉयज़ की रेट बढ़ाएंगे। टॉयज़ की रेट बढ़ेगी तो इंडियन मार्केट में क्या वो चल पाएंगे? जैसे पहले उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट को रिप्लेस कर लिया था, नहीं होगा ना। उनके सामने अगेन ये कंपटीटर आ जाएंगे इंडियन मार्केट के, इंडियन लोकल प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेड बैरियर्स हुए, ये कितना मतलब हमारे उसमें करना है। तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। हमारी कंट्री में कितना जो है स्टफ या गुड्स आएगा, कौन सा आएगा और कहाँ से आएगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। यही है मतलब, और ये करना कि हमारी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी कुछ एसेंशियल आइटम्स है, सच एस मशीनरी है, फर्टिलाइज़र हैं, पेट्रोलियम्स हैं, ये है। तो इनको तो भाई देखो हम इंपोर्ट करना ही पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उनको रोकना, उनके ऊपर टैक्स लगाकर और इस तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर्स। और बैरियर्स को हटाना या रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? World Trade Organization is an international organization which establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed or not. Okay, what does that mean? कि
WTO है जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की और उसके रिगार्डिंग रूल्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं ये उसको नज़र रखती है उसके ऊपर। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है मेन क्या है कि भाई टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, लिबरलाइज करना मतलब कि जैसे इंडिया ने जो है 1991 तक इसको ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, तो WTO के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिया में या किसी भी कंट्री में उसके डेवलपमेंट के लिए उनको इंटरनेशनली कंपटीशन के लिए आना चाहिए। तो ये उनका काम होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए एंड it was established by developed countries which certain rules and regulations regarding international trade business से related उनके rules and regulation थे और of course it is established by developed countries. WTO is supposed to allow few trade for all. In practice it is seen that the developed countries have unfairly maintain the trade barriers, whereas WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. Developed countries of course यहाँ पर भी उनका जोर चल रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अब जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का दिया कि 1991 तक लगा हुआ था, डेवलपिंग कंट्री थी, तो ये प्रेशराइज करते हैं WTO कि नहीं पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, जो चाहे जहाँ पर है बिजनेस कर सकता है, ये रूल बनाओ, ऐसा होना चाहिए। तो WTO का ये काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ऑफ कोर्स जब 1991 के बाद ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया गया था, रिमूव किया गया था, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, उसमें इंडिया भी इस रेस में शामिल हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स बोथ लोन एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर्स particularly the well-off section of the urban areas. As a result, they enjoy much higher standard of living than was possible earlier. Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. Means ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट पड़ा। जो लोगों के जिनके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा उनकी लाइफ स्टाइल ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गई थी, हाई स्टैंडर्ड हो गई थी, जैसी पहले नहीं थी। और कुछ लोगों पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन अर्बन एरियाज़ में जो इफ़ेक्ट पड़ा वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही पड़ा। और ऑल ओवर द कंट्री देखा जाए तो फर्स्टली जो है MNCs हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है ही MNCs के लिए। लेकिन इंडिया में भी इतना सारा इन्वेस्ट होगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनको काम करने के लिए लेबर तो चाहिए, वर्कर तो चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये इसके मतलब किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए होता है। सपोज फोन्स हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस है, सॉफ्ट ड्रिंक या फास्ट फूड चेन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सब अर्बन एरियाज़ के जॉब्स हैं, ठीक है। और जॉब्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी, लोगों की स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। और सेकंड जो इफ़ेक्ट आया था दैट इज़ सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अगर हेल्दी कंपटीशन के तौर पे लेंगे तो अपने आप को वो इम्प्रूव करना चाहेंगे कि हम भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, नए मेथड यूज़ करें, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े, हम उनके कंपटीशन में आए, ताकि लोग उनको छोड़कर हमें चूज़ करें। हालांकि उनके पास चॉइस हो फिर भी वो हमको चूज़ करें। ये ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट यू कैन से के आए हैं, ठीक है। बट
Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. ओके, इंडिया की खुद की भी कई मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं जो बाहर के जो कंपनी है वो उसको और इमर्ज नहीं कर पाई हैं, उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स के, इन्फोसिस है आईटी से रिलेटेड है, रेनबैक्सी मेडिसिन से रिलेटेड है, एशियन पेंट्स है पेंट्स वाले हैं, या सुंदरम फास्टनर्स हैं, नट्स एंड बोल्स। तो ये जो कंपनीज हैं ये अपने आप में एमएनसीज हैं, इनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये इनका खुद का अपना जो बिजनेस है वो स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड। वो तो फिर अपने कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, तो काहे के लिए करेंगे बाहर की कंपनी से। ये भी हमारे इंडिया में मतलब एक प्लस पॉइंट है। अब जो है एमएनसी का भी ये भी रोल होता है कि एज उन्होंने जैसे SEZ करके ये एक बनाया है कि मतलब एक एरिया होता है, मतलब SEZ जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें सब तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, वाटर से हो, लेबर से हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये फैसिलिटीज़ प्रोडक्शन को और वर्किंग एनवायरनमेंट को, हर चीज़ को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो सीज़ में अगर किसी की कंपनी का ऑफिस या फैक्ट्री है तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा माना जाता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस कंपनी की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, SEZ कहते हैं, ठीक। And next is the struggle for a fair globalization. Fair globalization means जो भी हम MNCs या ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो इंटर एक्सचेंज हो रहा है उसके बीच में कई बेनिफिट जो है सिर्फ ऐसा ना हो जाए कि अमीर लोगों के उसमें आ जाए और डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर इन द present circumstances. तो fair globalization would create opportunities for all, सबके लिए बराबर और एक जैसी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑफ कोर्स जिसकी जैसी एजुकेशन है या जिसका जैसा फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम एजुकेशन, सेम हायर वो एजुकेशन लिए उनके पास टैलेंटेड हैं लेकिन एक को तो प्रिविलेज मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। हाउ कि उनको इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो कि प्रोटेक्ट करें जो लोकल है वो है, या जिनके जो टैलेंटेड पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करें, या ना कि सिर्फ रिच और पावरफुल लोग जो है उनके हाथों में सारी कंट्री चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए मतलब कोई ना कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए एंड गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, कि जो हमने लॉज बनाए हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या वर्कर्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। ये पॉलिसीज़ उनको सपोर्ट करेंगी क्या करने में, ग्रोथ करने में, उनको डेवलप करने में, ठीक है। एंड in the past few years, massive campaigns and representation by people's organization have influenced important decisions relating to the trade and investments at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. मैंने कहा ना WTO को रिच और पावरफुल पीपल जो उनके हैं डिसीज़न को इफ़ेक्ट करने की या कोशिश करते हैं अपने फेवर में करने की। तो गवर्नमेंट जो है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल पे अगर पॉलिसीज़ बनाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन करेंगी और उनके इम्प्लीमेंट पे भी उतना ही ध्यान देंगी तो जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन को मतलब हासिल करना, इट इज़ वेरी इजी टू गेन द फेयर ग्लोबलाइजेशन। मीन्स all facilities is equal to all opportunity belongs to all people,
who deserve that. Okay, hope you understand it.